हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग? देखिए बेटा, हमारी पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से चल ही रही है। अब बारी है हमारी कि हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं। देखिए, हमारे सिलेबस में हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ा चुके हैं और लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। हमारे चैप्टर में केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक है धारावाही परिनालिका और धारावाही टोरॉइड। और ये टॉपिक हम किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? आपके एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोगों के अंदर। एम्पियर के परपथीय नियम के 2 अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। एक अनंत लंबाई के चालक तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया और दूसरा है बेटा आपके बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब बारी है आपकी आगे बढ़ने की। तो फिर देखिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है और बेटा वो टॉपिक है आपका धारावाही परिनालिका। वो टॉपिक क्या है बेटा? धारावाही परिनालिका। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बेटा सोलेनॉइड। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? सोलेनॉइड कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा धारावाही परिनालिका, सोलेनॉइड। देखो बेटा, ये धारावाही परिनालिका एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। यानी जो धारावाही परिनालिका होती है, इसका कार्य क्या है? इतना तुम्हें पता है कि ये एम्पियर के परपथीय नियम पर कार्य करेगी, लेकिन इसके लिए इसको हम लोग किस के लिए उपयोग करेंगे? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसकी संरचना, ये कैसी होती है। उसके बाद इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए बेटा, इसको बनाने के लिए एक कुचालक पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, कोई भी कुचालक पदार्थ जैसे बेटा चीनी मिट्टी की बेलनाकार छड़ लेते हैं। खोखली नलिका, एक बेलनाकार पदार्थ चीनी मिट्टी, जो कुचालक पदार्थ होता है चीनी मिट्टी या कोई भी कुचालक पदार्थ, उसकी बेलनाकार खोखली नलिका लेते हैं बेटा। और इस खोखली नलिका पर एक विद्युत रोधी तांबे के तार को, एक विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट देते हैं। एक विद्युत रोधी तांबे का तार। विद्युत रोधी तांबे का तार होने का मतलब है बेटा ऐसा तार जिस पर कुचालक पदार्थ का लेप चढ़ाओ। जिस पर कुचालक पदार्थ का लेप चढ़ाओ तो उसको हम लोग बेटा ऐसे लपेट देते हैं। इस पर इसको हम लोग इस पर ऐसे लपेट देंगे। एक विद्युत रोधी तांबे के तार को हम लोगों ने ऐसे लपेट दिया और ये तार उधर से होकर यहां से बाहर निकलेगा। तो इस तार में यहां से धारा प्रवेश करेगी, इधर से ऐसे, ये उधर से घूमकर ऐसे आ रहा है। तो फिर यहां से धारा ऐसे 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 और ऐसे इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती रहेगी। ऐसे इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित होती रहेगी। आप ये समझ लीजिए, मैंने अगर मार्कर के ऊपर एक तार लपेट दिया, मार्कर के ऊपर एक तार लपेट दिया, तो तार के लपेटने से जो युक्ति बनेगी, अगर ये कुचालक पदार्थ का हो और ये होती हो विद्युत रोधी तांबे का तार, तो ये है बेटा कुचालक पदार्थ की खोखली बेलनाकार नलिका। ये है बेटा कुचालक पदार्थ की खोखली बेलनाकार नलिका। इस तार में धारा आई प्रवेश कर रही है और आई ही बाहर आ रही है। ये है बेटा आपका विद्युत रोधी। बेटा विद्युत रोधी कहने का मतलब ये नहीं है कि कुचालक हो, ये चालक ही है, बस पर विद्युत रोधी यानी कुचालक पदार्थ का लेप चढ़ा हुआ है। तो विद्युत रोधी तांबे का तार, ये है बेटा विद्युत रोधी तांबे का तार। तो ये जो युक्ति बनती है बेटा, ये युक्ति है बेटा, इसको कहते हैं धारावाही परिनालिका। क्या कहते हैं बेटा? धारावाही परिनालिका। कोई इसको सोलेनॉइड भी कह देता है, सोलेनॉइड, जबकि इसका वास्तविक में इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो सोलेनॉइड होता है बेटा, सोलेनॉइड। पर कोई इसको कह देता है सोलेनॉइड, कोई बुक। तो धारावाही परिनालिका है क्या? धारावाही परिनालिका एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इसमें एक बेलनाकार कुचालक पदार्थ की बेलनाकार खोखली नलिका होती है जिस पर विद्युत रोधी तांबे के तार को
अनेक फेरों के रूप में लपेट दिया जाता है। जब इस तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस तार में क्या प्रवाहित करते हैं बेटा, धारा, तो धारा प्रवाहित करने से इस तार में धारा प्रवाहित होने से इस बेलनाकार नलिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और याद रखना बेटा, नोट में है, अगर कोई अनंत लंबाई की परिनालिका है, अगर कोई परिनालिका अनंत लंबाई की है, तो अगर कोई अनंत लंबाई की परिनालिका है, यानी जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, अनंत हो, तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बी इन, इसके जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बेटा वो एक समान होगा। क्या होगा? एक समान। और इस परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो, यानी लगभग जीरो होता है, तो मैं इसको जीरो ही मानता हूं। समझ गए? अगर कोई परिनालिका अनंत लंबाई की है तो उस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो तो होगा एक समान। वो तो कैसा होगा? एक समान। और उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा शून्य। क्लियर है? तो धारावाही परिनालिका क्या है बेटा? एक बेलनाकार खोखले कचालक पदार्थ पर विद्युत रोधी तांबे के तार को कई फेरों को लपेटने से बनी हुई युक्ति, जिसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। अगर इसकी लंबाई अनंत है तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एक समान, और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो जीरो। क्लियर है? तो आपको अब हेडिंग डालनी है धारावाही परिनालिका। मैं बोल रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। धारावाही परिनालिका लिखिए। धारावाही परिनालिका में ऐसी युक्ति लिखिए बेटा, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा, डायग्राम आपके सामने है, लिखना शुरू कीजिए। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके धारावाही परिनालिका कहलाती है। धारावाही परिनालिका कहलाती है। लिखिए इसमें अब नीचे की लाइन से, इसमें एक बेलनाकार कुचालक पदार्थ की नलिका, इसमें एक बेलनाकार कुचालक पदार्थ की नलिका के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार को अनेक फेरों के रूप में लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। अनेक फेरों के रूप में लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। इस प्रकार एक धारावाही परिनालिका का निर्माण होता है। इस प्रकार एक धारावाही परिनालिका का निर्माण होता है। इस धारावाही, फिर लिखना है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, इस चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर नीचे की लाइन में लिखना है बेटा, यदि परिनालिका अनंत लंबाई की हो, तो उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा एवं इसके बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होगा। कैसा होगा बेटा? लगभग शून्य होगा। अब आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम बना के धारावाही परिनालिका के बारे में आप समझ गए क्या है, इसका कार्य क्या है। अब इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो ये डायग्राम बनाना है वीडियो पॉज करके। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे आगे इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके बताना है। तो देखो बेटा, अब मैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करूंगा। तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण।
मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बेटा अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण। तो एक अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, भाषा लिख रहा हूं मैं पहले। माना अनंत लंबाई, आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, मैं बोल भी रहा हूं। अब हेडिंग डालनी है अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसमें लिखना है माना अनंत लंबाई की एक धारावाही परिनालिका है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें चित्रानुसार एक लंबाई अल्पांश L की कल्पना करते हैं। इसमें एक लंबाई अल्पांश L की कल्पना करते हैं। अब देखिए बेटा, डेरिवेशन करते हैं। मैंने एक धारावाही परिनालिका ली बेटा, कितनी लंबाई की बेटा? अनंत लंबाई की। आपको पता है मैं धारा को ऐसे प्रवेश करा रहा था, जहां पर प्रवेश करती है वहां पर क्रॉस, ठीक है। जहां पर प्रवेश कर रही है धारा, ऊपर से प्रवेश कर रही थी और नीचे से बाहर आ रही थी, तो जहां से बाहर आ रही है वहां पर डॉट, ठीक है बेटा। इस क्रॉस का मतलब है धारा यहां से प्रवेश कर रही है और यहां पर बाहर आ रही है। आपको पता है अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो एक समान होगा। इस धारावाही परिनालिका के अंदर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी। इस धारावाही परिनालिका के अंदर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी, और इस परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो लगभग क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो जीरो ही मान सकता हूं। इस परिनालिका में मैंने एक अल्पांश की कल्पना की बेटा, एक अल्पांश की कल्पना की, P, Q, R और S। P, Q, R, S, और इस अल्पांश की लंबाई क्या है बेटा? L। लंबाई क्या है? L। मैंने एक अल्पांश की कल्पना की P, Q, R, S, और इस अल्पांश में बेटा ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, ओके। तो मैंने एक लंबाई अल्पांश L की कल्पना करते हैं जिसका नाम क्या है बेटा? PQRS है, जिसका नाम क्या है? PQRS। अब बेटा परिनालिका की एकांक लंबाई में, बेटा इस पर आप तार लपेटोगे तो उसमें फेरे भी होंगे। परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है बेटा? स्मॉल n है। अब बात करते हैं आगे। तो आपको भी पता है कि एम्पियर के परपथीय नियम पर आधारित है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे तो परपथीय नियम से ही। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या है बेटा फॉर्मूला? क्लोज इंटीग्रल BDL cos थीटा बराबर म्यू नॉट समेशन I। आप एक बात बताओ बेटा, आपको क्लोज इंटीग्रल लेना है। यहां पर आपने एक अल्पांश की कल्पना की PQRS की, बोलो बंद है कि नहीं है? PQRS पूरा का पूरा बंद है बेटा, तो इस पर नीचे लिख दोगे PQR और S। अब बेटा मैं इस समाकलन को तोड़ रहा हूं, पहले P से लेकर Q तक, फिर Q से लेकर R तक, R से लेकर S तक और S से लेकर P तक, ठीक है। मैं अब हर एक, जब एक अल्पांश है तो इसमें कितने तार जुड़े हुए? टोटल 4, एक PQ, दूसरा QR, तीसरा RS, चौथा SP। तो इन चारों अल्पांशों के लिए मैंने समाकलन को तोड़ना है। तो या समाकलन को जब मैं तोड़ूंगा P से लेकर Q तक, तो P से लेकर Q तक तो एक सीधा तार है, तो क्लोज इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है बेटा। और BDL cos, बताओ थीटा कितना होगा? P से लेकर Q तक जो तार है यानी उसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र, इनमें बेटा तार में दिशा भी, तार की दिशा भी ऐसे ही और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऐसे ही, तो दोनों की दिशा समान है, तो कोण क्या हो गया? 0। तो बेटा cos 0। फिर आपके Q से R, समझ गए?
P से लेकर Q तक जब समाकलन करोगे तो P से लेकर Q तक तार और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में है, तो थीटा हो गया 0। अब लेंगे Q से लेकर R तक, तो Q से लेकर R तक क्लोज इंटीग्रल तो आएगा नहीं क्योंकि तार है, तो BDL। अब बोलो कॉस थीटा कितना है? QR जो तार है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और तार ऐसे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो थीटा कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। फिर हो गया R से S, BDL कॉस। अब बताना बेटा R से S, R से लेकर S में चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है, क्योंकि R से और S जो अल्पांश है वो इस परिनालिका से बाहर चला गया। परिनालिका से कहां चला गया? बाहर। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ही क्या है? 0। तो चुंबकीय क्षेत्र B की जगह पर 0 और DL cos थीटा जो कि त्यों आएगा। और अगर थीटा लिखना भी चाहोगे तो RS की दिशा में और B की दिशा में बेटा विपरीत दिशाएं हैं, तो थीटा आएगा 180 प्लस। अब बचा कौन? S से लेकर P तक। S से लेकर P तक की दिशा नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की ओर, तो 90 डिग्री कौन? BDL cos 90 बेटा, बराबर में म्यू नॉट समेसन I, मतलब कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। तो समेसन I का मान क्या हो गया? I। तो सबको लिखो बेटा, P से लेकर Q तक। BDL cos 0 का मान 1, तो क्या बच गया? BDL। यहाँ पर cos 90 है तो 0, यहाँ पर बेटा 0 B का मान है क्योंकि वो R से लेकर S अल्पांश चुंबकीय परिनालिका के बाहर चला गया, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0, तो ये वाला समाकलन भी 0। BDL फिर cos 90 की वैल्यू जो, तो ये समाकलन भी 0, बराबर म्यू नॉट I। अच्छा, तो बचा क्या बेटा? समाकलन P से Q BDL बराबर म्यू नॉट I। बेटा दिक्कत ये है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है, और फेरों की संख्या है एक अंक लंबाई में n। एक अंक लंबाई में क्या संख्या है बेटा? n है। तो बताइए कुल धारा कितनी होगी? समेसन I। एक फेरे में I है तो n फेरों में ni, n फेरों में ni, तो जो धारा होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? ni। लिख देना समेसन I बराबर ni। एक फेरे से प्रवाहित धारा I, तो n फेरों से प्रवाहित धारा ni। क्लियर बेटा? अच्छा, दूसरी बात, अब इसी में मैंने एक चीज और गलत की है कि परिनालिका की एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या को मैंने स्मॉल n माना। अब मुझे इसको बदलना है। देखो क्या बदलना है बेटा, वो मैं समझाता हूं इसी तरीके से तो समझ में भी आता है। परिनालिका में कुल फेरे कैपिटल N है। देखो बेटा इसमें टोटल फेरे क्या है? कैपिटल N। एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I। तो सभी फेरों में अब यहां पर कौन आएगा? कैपिटल N। ये आप लोग को पकड़ना चाहिए था कि सर आप गलत करा रहे हो, जबकि मैं इसीलिए कराता हूं ताकि आपका ध्यान जाए। तो फिर बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? कैपिटल NI। अब देखो मैं रिपीट कर दूंगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो गया होगा कि अचानक से ये क्या उलट फेर सा हो गया। देखिए बेटा, एक धारावाही परिनालिका अनंत लंबाई की जिसमें कुल फेरों की संख्या है n, कैपिटल N। प्रत्येक फेरे में धारा प्रवाहित हो रही है I, प्रत्येक फेरे में धारा प्रवाहित हो रही है I, तो कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी? एक फेरे में I है तो कुल n फेरों में ni। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक अल्पांश की कल्पना की PQRS। तो जब मैंने समाकलन किया आपके कैसे से बेटा? एम्पियर के परपथीय नियम से, तो इस समाकलन को 4 भागों में तोड़ा। P से Q, Q से R, R से S और S से P। P से Q में कोण होगा 0, Q से R में कोण 90, R से S में तो चुंबकीय क्षेत्र 0 और S से P में कोण 90। सबके मान 0 हो गए। कुल धारा है गई ni, तो फिर बेटा ये हो गया ni। अब आप इसमें से B को निकालोगे बाहर, P से लेकर Q तक, और DL बराबर म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni। तो फिर बेटा B इंटू DL का समाकलन करना है। समाकलन कहाँ से कहाँ तक? P से Q तक, P से Q तक DL का समाकलन, P से Q तक छोटे छोटे अल्पांशों का समाकलन, इसकी कुल लंबाई आएगी और वो क्या है? L। तो B इंटू L बराबर म्यू नॉट ni। तो बोलिए एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या निकला? म्यू नॉट ni अपॉन L, म्यू नॉट ni अपॉन L। तो अतः चुंबकीय क्षेत्र निकला है म्यू नॉट ni अपॉन L। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? म्यू नॉट स्मॉल ni। अब स्मॉल n आया, देखो क्या है, जहां
मैंने स्मॉल एन को लिखा है कैपिटल एन अपॉन एल। तो बताओ स्मॉल एन है क्या? इसमें कुल फेरों की संख्या है कैपिटल एन, लंबाई क्या है एल। इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन, लंबाई है एल। तो एल लंबाई में कुल फेरे एन, तो एक अंक लंबाई में कुल फेरे एन बटे एल, एन बटे एल। तो जो एन बटे एल है वो एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या है, जिसको मैंने किसे से डिनोट किया? स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन है बेटा एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन क्या है? एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या। कुल लंबाई एल में फेरे एन, तो एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या एन बटे एल, एन बटे एल। तो आप लोगों को क्या पता चला बेटा? अतः अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले निकले बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, या फिर बेटा आपका म्यू नॉट स्मॉल एन आई। समझ गए? ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकला। अब ये जो स्मॉल एन है वो एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या है। आपके लिए मान लो कि कुल फेरे दे दिए 100 एन, धारा दे दी 2 एम्पियर आई, और लंबाई दे दी 5 मीटर, तो एल दे दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। ये दे दिया कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है परिनालिका में 2 एम्पियर और एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या है 20, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। समझ गए? तो आप लोगों को ये बेटा अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका है। अब धारावाही परिनालिका को पूरा आपने समझ लिया है। अब इसमें कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, देखो मुझे इसके न्यूमेरिकल भी कराने हैं और इसमें एक दो नोट में पॉइंट कराने हैं, वो मैं कराऊंगा टोरॉड समझा के। कल की क्लास में सबसे पहले हम लोग टोरॉड पढ़ेंगे। टोरॉड पढ़ने के बाद में फिर बेटा इसके जो बाकी के बचे हुए कॉज हैं वो पढ़ेंगे और कल न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आप लोगों को इस वीडियो को 2 बार देखना है ताकि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आए तो आप इसको समझ सको। ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए इसको पढ़ो, ढंग से समझो, नोट्स बनाओ और नोट्स बनाकर आराम से इसका रिवीजन करो। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है और बेटा मोस्ट है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट है इस बार के लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, धारावाही परिनालिका और टोरॉड ये इंडिपेंडेंट टॉपिक कहलाते हैं जो बेटा और टॉपिकों पर डिपेंड कम करते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इसको ढंग से पढ़ना, रिवाइज करना। तो बेटा आज की सभाओं को हम लोग आज ही समाप्त करते हैं। कल हम मिलते हैं आपके साथ टोरॉड को लेकर और इसके बाकी के कॉज और न्यूमेरिकल्स को लेकर। ठीक है बच्चों? तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको फॉर्मूले भी याद करिए तब तक।